हेलो एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपकी ऑनलाइन करंट अफेयर क्लास में। ये हमारी क्लास जो है बेसिकली एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही है और ये क्लास हमारी एसएससी के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टार्ट की गई है। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर पोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में, कल की न्यूज़ है ये, हाल ही में भारत में ट्रांसशिपमेंट डेवलप किया गया है अडानी along with the स्टेट गवर्नमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट वाटर पोर्ट। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, चारों में कहीं का राइट आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन सी, केरला। हुआ क्या है, तो विजिंजम इंजम इंटरनेशनल ट्रांस वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट जो है केरल सरकार का एक कौन सी परियोजना थी, हाल ही में कंप्लीट हुई। यहाँ पे एक पहला मदरशिप डॉक हुआ है। मदरशिप का मतलब होता है ऐसा शिप वेजल्स, कई सारे कंटेनर्स थी और उस साइज बड़ा होता है। तो अब ऐसा है कि केरल में ही क्यों डेवलप किया गया है रानी पोर्ट, और केरल स्टेट गवर्नमेंट के पोर्ट हैज अ नेचुरल डेप्थ ऑफ मोर देन 18 मीटर। 18 मीटर से गहराई है समुद्र। बड़ा शिप आता है तो डॉक करने के लिए, उसे वहाँ डॉक करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा स्पेस, साथ ही पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए, राइट। अगर मान लो जो ओशन का फ्लोर है वो ऊपर होगा, गहरा कम होगा, वेसल से वो मतलब उस तक नहीं आ पाएगी। ठीक है, किया केरल सरकार के द्वारा और अडानी पोर्ट द्वारा इंजम इंटरनेशनल, वही कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम के पास, राइट। यहाँ पे इसकी पहली ट्रांसशिपमेंट वेसल थी एमवी फर्नांडो। ये कहाँ से आई थी, केम ऑल टुगेदर फ्रॉम चाइना। चाइना से शिप गई थी, आगे कोलंबो जाएगी। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट मीन्स, मान लीजिए कोई एक ऐसा कंट्री है लाइक सऊदी अरब, राइट। इफ a company wants to cargo all together to, अगर सऊदी अरेबिया की कंपनी कोई कार्गो शिप भेजना है इंडोनेशिया, मान लो कि इन दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्या होगा, सऊदी अरब से जो शिप है वो चलना शुरू होगी। वो कहाँ आएगी, अभी तो चलो भारत के पास ही है, हमारे पास यहाँ पे पोर्ट डेवलप हो गया है। इन केस जब तक ये डेवलप नहीं था तब क्या था, श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट है, वहां पर क्या होता था, ये शिपमेंट बड़ी शिप आती, यहाँ पे क्या होता, कंटेनर से और कार्गो वेसल्स में और जहाज में डॉक करते, वहां से फिर जाती है, राइट। अब तक हमारे पास में आसपास है, इंडिया के आसपास एक तो के अंदर वाटर पोर्ट है ट्रांसशिपमेंट। हमने पढ़ा था पोर्ट क्लैंग, पढ़ा था पोर्ट क्लैंग। ये इंडोनेशिया का पोर्ट है जहाँ पे क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है अपना एक 600, लगभग 600 मीटर लंबा एक रेल लिंक। याद आया आपको, यहाँ तक जो पोर्ट क्लैंग है कोलंबो पोर्ट है, और सऊदी यूएई का है जेबेल अली। हमारे आसपास क्या है, ट्रांसशिपमेंट वाटर, डीप वाटर पोर्ट। क्या होगा, तो बेसिकली काम ये होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इंडियन ओशन के, जब को एडवांटेज मिलेगा, ट्रेड बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अनदर कंट्रीज। अब क्या होता है, अगर बड़े शिपमेंट्स आते हैं तो कर ही नहीं सकते, तो कोई पोर्ट नहीं है हमारे पास इतना गहरा, हम क्या करते हैं, कोलंबो में करते हैं, कंट्रीज में जाके हम ट्रांसशिपमेंट को चेंज करते हैं, राइट। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इट हैज डेवलप्ड बाय द अडानी पोर्ट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। अब हम जानते हैं कि पोर्ट क्या होता है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट कॉस्ट काफी ज्यादा हो और उसे गवर्नमेंट खुद ना कर सके,
क्या होगा, गवर्नमेंट विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट दो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट which can develop that project or समथिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, अडानी पोर्ट जो है और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ केरला ने स्टेज प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ, अडानी पोर्ट्स एंड स्टेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या किया है, साइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, पीवी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कुछ मॉडल्स हैं, हम पहले कर लेते हैं थोड़ा डिस्कस ब्रीफ में। कार के हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स हैं। पहला जो आता है बहुत ही कॉमन मॉडल्स हैं, ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट इज बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। मान लीजिए किसी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गवर्नमेंट ऑफ, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब कंपनी क्या करेगी, बिल्ड करेगी, बनाएगी, ऑपरेट करेगी। ऑपरेट के बाद क्या होगा कि जितना उसका कॉस्ट लगा है, का जितना खर्चा उस कंपनी को हुआ है, की कॉस्ट अर्न करने के बाद क्या करेगी, कर देगी गवर्नमेंट को, राइट। ऑपरेट, ट्रांसफर। अनदर वन इज बिल्ड, ऑपरेट, ओन। प्राइवेट कंपनियां करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाएगी, चाहे पोर्ट हो सकता है या कोई हाईवेज हो सकते हैं, बनाएगी और फिर से ऑपरेट करेगी, उसको ओन करेगी, ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। सिटी में कोई कंपनी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकता है, ऐसी कंपनी हो सकती है जिसका प्रोडक्शन वो कर रही हो, और बाद में क्या होता है, प्रोडक्शन हो रहा है वो कंसर्निंग गवर्नमेंट पी और पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकार खुद परचेज कर लेती। बिल्ड, ऑपरेट, एक जो बहुत ही फेमस मॉडल है नेशनल हाईवेज में और इनमें काम करता है, ऑपरेट, ऑन, ट्रांसफर, ट्रांसफर। बिल्ड यानी कंपनी बनाएगी हाईवेज, तो ऑपरेट करेगी, ऑन करेगी और क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी। क्या होता है, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो हाईवेज बनाए जाते हैं वो इसी मॉडल पर मेनली बेस्ड होते हैं। काफी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं और 10 से 15 साल के प्रोजेक्ट, ज्यादा कॉस्ट आती है इसलिए, राइट। अभी जो हुआ है वो किस पे हुआ है, बिल्ड, ऑपरेट, साइन, फाइनेंस, ट्रांसफर। बिल्ड, साइन, ऑपरेट पर हमारा कौन सा, डीप सी वाटर, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, रिगार्डिंग द एनुअल सर्वे ऑफ unincorporated enterprises 2022-23 released by the Ministry of Statistics and Program सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है द्वारा एक वर्ष में, हर वर्ष मतलब एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, उसका नाम है असंगठित उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण का वार्षिक सर्वेक्षण। ये रिपोर्ट बताया गया है कि 2022-23 में कुछ डेटा रिलीज किए आफ्टर दी 2015 के बाद जो है ये डेटा जारी किया गया है, बताया गया है फैक्ट्स के बारे में, सवाल पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन है। फर्स्ट इज, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने एक भारत में उत्तर प्रदेश यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडस्ट्री, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल एंटिटीज वो बहुत ज्यादा, शायद आपको याद आ गया होगा इस बार पर बेस्ड प्रश्न है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ वर्कर्स employed in the informal sector in 2022 was 10.96 करोड़ की। वर्ष 2022-23 असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र है तो कुल श्रमिक बल कितना था, 10.96 करोड़। कुल ये राइट ऑप्शन है, स्टेटमेंट करेक्ट है, ये कितना था, बल्कि उल्टा कम हुआ है ये कंपैरेटिवली वर्ष की तुलना। सेकंड ऑप्शन इज द नंबर ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस increased to 6.50 crores in 2022 2022-23 असंगठित उद्यम है उनकी बढ़ के कितनी हो गई है, 6.50 करोड़। बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है, ये पहले नंबर जो था इट वाज 6.3, लगभग 16.50 लाख
16,50,000, right? Third is unorganized sector, so is nearly 75% of the workforce employed in the non-agricultural enterprises. गैर कृषि उद्यम है में काम जो लोग काम करते हैं उसका भी 75% जो यहाँ पर है असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो हमारा द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है पीरियोडिक लेबर आवधिक श्रम बल डेटा है वो जारी होता है लेबर फोर्स आर ऑल 5.5% वर्कफोर्स वो कहाँ पर है कल्चर में। अब यहाँ बात की गई है एग्रीकल्चर के अलावा जो वर्कफोर्स बच रहा है कितना बच रहा है ये ऑलमोस्ट 4%, 4.5 और मान लेते हैं तभी 75% कहाँ काम कर रहा है 75% of the workforce which is engaged in the non-agricultural work still working in unorganized। समझ गए आप? बिल्कुल सही ऑप्शन है ये ऑप्शन सी। हमारा आंसर क्या होगा? ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑप्शन। हमने बात कर ली। अब आगे थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर 2022-23 10.96 ड्रॉप्ड बाई 45 लाख 0.45 लाख कम हुई है 2015-16 की। याद रखिए 2015-16 के बाद डेटा अब जारी किया गया है इस पर। राइट, रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि तो टोटल हमारे पास नंबर है अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस के असंगठित क्षेत्र में ये हो गई हमारी 6,50,00,000 बढ़कर कहाँ कितना बढ़ी है 2015-16 में थी 33 करोड़ हो गई है 50। राइट, अनऑर्गेनाइज्ड एंड क्या होती है इट इज विच हैव नॉट बीन established अंडर एनी एक्ट और स्टेट और दी सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के अंतर्गत नहीं बना हो सकता है। मान लीजिए आप हैं कोई और भी है दो लोग मिलकर बना सकते हैं तो रजिस्टर नहीं किया गया है तो उन्हें टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। अब क्या है देखिए भारत में कुल 10 राज्य ऐसे हैं थर्ड थ्री 75% जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं का हिस्सा कहाँ का है टॉप 10 स्टेट्स कौन कौन स्टेट्स आर दी उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दीज आर गुजरात दीज आर दी स्टेट्स वेयर 25% ऑफ दी अनऑर्गेनाइज्ड आर। हम बात करते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है ओवर 44% कंट्रीज ग्रोस वैल्यू एडेड कल मूल्य संवर्धन है का ग्रोस वैल्यू एडेड 44% से भी ज्यादा है। नेक्स्ट इज हमने बात की है कि लगभग 75% हमारा नॉन एग्रीकल्चरल वर्क फोर्स है वो कहाँ वर्क करता है इट वर्क्स इन दी अनऑर्गेनाइज्ड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं विच कंट्री इज होस्टिंग सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स। कौन सा देश ऐसा है जो विदेश मंत्री यानी मीटिंग कर रहा है। बड़ा न्यूज में रहा है ये मीटिंग जो चल रही है 11 से 12 जुलाई कल शुरू हुई आज ही खत्म। 4 ऑप्शन दिए गए भूटान म्यांमार थाईलैंड भारत चारों जो है बिम्स्टेक कंट्री। राइट आंसर होगा नई दिल्ली में मीटिंग चल रही है ये इज होस्टिंग द सेकंड बिम्स्टेक foreign ministers retreat in Delhi from 11 to 12th of June 2020। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज होती है मीटिंग इज ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग इज ऑर्गेनाइज डिस्कस फॉर्मल सेटिंग यूज ऑफ
सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, मुद्दों पर इन टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही जो सारे देश हैं ये आपस में अपने सहयोग को बढ़ाएंगे, तो को मजबूत करेंगे, तो पूरा रहेगा। बात की बिम्स्टेक कंट्रीज, पहला चल रहा है सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर समिट। फर्स्ट हुआ था वो हुआ था इन ऑफ जुलाई 20 हुआ था ये थाईलैंड के बैंकॉक में, वर्ष हुआ था। ये मीटिंग चल रही है भारत के। हम थोड़ी बात कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में कि क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग मनाया गया। काली खाड़ी में आने वाले देश 7 देश हैं, आपस में तकनीक में 7 देश हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और राइट। साल जो छठी होगी, 5वीं सबसे समिट हुई थी, हुई थी यार, क्या हुआ था एक चार्टर अडॉप्ट किया जाए, was decided in the 5th meeting of BIMSTEC that BIMSTEC will adopt a charter। और क्या होगा कि ये 20 मई 2024 से बिम्स्टेक का चार्टर भी अडॉप्ट हो चुका और ये कनेक्ट हो चुका है, राइट। यहाँ तक क्लियर। 7 देश हम पार्टनर हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया, हमारा प्यारा भारत, है नेपाल पड़ोसी देश, भूटान ये भी पड़ोसी देश है हमारा, चौथा है बांग्लादेश ये पड़ोसी देश, पांचवा है म्यांमार ये भी हमारा पड़ोसी देश है, छठा है श्रीलंका ये भी पड़ोसी देश है, बस एक थाईलैंड है भारत की सीमाएं डायरेक्टली टच नहीं होती, राइट। 7 देश हैं जो कहलाते हैं। हम थोड़ी बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक क्या है, देखिए हम जानते हैं कि वर्ल्ड को कैसे बांटा गया है। अफ्रीका अलग अलग वर्ल्ड के रीजन्स हैं। अब के हमारा हम एशिया के अंदर है, हमारा एशिया तो रीजन है, बट ये है सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सब रीजन क्यों, हम इसमें बात कर रहे हैं साउथ एशिया, बड़ा कंटेक्ट साउथ एशिया एज वेल एज दी साउथ ईस्ट, दक्षिण का बात कर रहे हैं। 7 देश ट्राई करते हैं। स्थापना हुई थी बैंकॉक, राइट, यहाँ तक क्लियर। ऑफ जून 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बिम्स्टेक की स्थापना होती है। शुरुआत में कुल 4 देश थे, का पूरा नाम था BIST, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक, राइट। फिर क्या होता है 1997 में होता है, का नाम होता है फिर बिम्स्ट, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन 2004 में क्या होता है, यहाँ आता है भूटान और नेपाल की एंट्री होती है। फिर इसका कंप्लीट नाम होता है बे ऑफ बंगाल, नया नाम मिल जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हमारे पास ये 5 मीटिंग हो चुकी है, होने वाली इस साल कहाँ पर, थाईलैंड। देखिए इतना हाईलाइट में क्यों आया कि 2016 में हमारे मामा अटैक्स हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि सार्क की मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद के अंदर, भारत ने कंप्लीटली बॉयकॉट किया, पाकिस्तान के साथ किसी मंच को साझा करने के भारत ने मना कर दिया। मीटिंग क्या हो गई ठंडे बस्ते में, क्या हुआ सार्क का इंपॉर्टेंस तो कम हो गया। फिर हमने चाहा कि बिम्स उठाते हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, पॉलिसी के तहत काम, भारत जो है किस पॉलिसी के तहत काम कर रहा है, इज वर्किंग अलाइन विद द पॉलिसी ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट सागर ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ऑफ इंडिया का क्षेत्र में
सुरक्षा और विकास सबका हो, ऐसा प्रयास है। साथ ही नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोस प्रथम पॉलिसी के तहत जो है हमने बिम्स्टेक को ज्यादा महत्व, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, राइट। हम बात करते हैं इसका सचिवालय का, सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड इन ढाका। वर्तमान में जिसके महासचिव सेक्रेटरी जनरल इस मणि पांडे, ये है हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं मणि पांडे। ये हमारी वर्तमान में है सेक्रेटरी जनरल ऑफ। अभी बिम्स्टेक के पास क्या कुल 14 अलग अलग प्रायोरिटी एरियाज हैं जिन करते हैं कोऑपरेशन करते हैं। सभी बात में कम थे, 2004 के अंदर फिर 6 या 7 बढ़ा दिए गए, वर्तमान में है 14 है। क्या हुआ था कि 2014 की मीटिंग, क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज, वायु परिवर्तन को भी इसमें नया मुद्दा, नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया इन ऑफ ऑपरेशन, सहयोग के लिए क्लाइमेट चेंज भी। हमने बात की चार्टर की। चार्टर क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, सभी कंट्रीज के अलग अलग रोल डिफाइंड होंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो पता होगा, एरिया में कोऑपरेट करेंगे, कहाँ होता है डिफाइन, कहाँ कहाँ क्या इसके रेगुलेशन होंगे, चार्टर में शो। तो हुआ कि हुई थी श्रीलंका में मार्च 2022 में, वर्चुअल, आप जानते हैं कोविड था, वर्चुअल समिट हुई थी श्रीलंका में। हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि हम चार्टर को लाना चाहते हैं और आगे रेटिफाई भी करेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। समय क्या हुआ, बिम्स्टेक का चार्टर इंट्रोड्यूस हुआ और मई 2024 से हमारा चार्टर जो है लागू हो चुका है, राइट। बात करते हैं चार्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। आफ्टर कमिंग इन चार्टर acquired the status of legal entity. Legal entity क्या होता है? ये entity has some kind of legal as well as legal rights. It can be sued in any court of law. और ये क्या है कि भाई अगर चार्टर में कुछ प्रावधान किए गए हैं माध्यम से लीगल एंटिटी, तो मतलब ये होगा उत्तरदायित्व होंगे, कार भी होंगे। एडवांटेज मिलेगा, नाउ बिम्स एबल टू एंड कॉन्ट्रैक्ट विद ग्लोबल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स और कंट्रीज। किसी देश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, डील करना, वो कर सकते हैं। पहले ही इसके लिए नहीं थे। साथ ही अब इसमें क्या कर दिया गया है कि ओपन कर दिया गया है, और भी कोई कंट्री अगर ऐड होना चाहेगी तो ऐड चार्टर के अंदर प्रावधान है, राइट। यहाँ तक क्लियर? आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम है के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मुख्य सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हरिवंश नारायण सिंह जी। अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर पढ़ा है तो क्लास में हमने पढ़ा है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति हैं ये नारायण सिंह जी। पहला ऑप्शन में क्या होता है? एलिमिनेट होता है। सेकंड इज विनय क्वात्रा। अगर कंटिन्यूसली अगर आप फॉरेन रिलेशन, अगर आप थोड़ा बहुत ही पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप पहचान होंगे विनय क्वात्रा जी, हमारे विदेश फॉरेन सेक्रेटरी, राइट। ऑप्शन बी हमारा क्या होता है? थर्ड इज प्रवीण सूद, हमारे हैं सीबीआई के डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ दी, ये ऑप्शन करता है। लास्ट क्या बचता है हमारे सामने ऑप्शन? डॉक्टर सौम्यनाथन जी। राइट आंसर ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर। प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज दी एडवाइजर टू द यूनियन मिनिस्ट्री वेलफेयर फॉर द नेशनल एलिमिनेशन, राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम है का इन्हें बनाया सलाहकार। इन्हें क्यों बनाया गया? बिकॉज ये कह रही है पहले चीफ साइंटिस्ट रही है डब्ल्यूएचओ में भारत की ओर, साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, आईसीएमआर है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान जो परिषद है आईसीएमआर, क्या रही है ये? रही है महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है।
साथ ही इनके स्पेशलाइज किस क्षेत्र में है, बाल रोग, हाँ, बाल रोग चिकित्सा क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन को है। साथ ही इन्हें एक्सपर्टीज किसके अंदर है, इन फील्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज एड्स बीमारी है, इस बारे में इनके पास काफी एक्सपर्टीज है। तपेदिक या क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस है, इस बारे में भी इनके पास, राइट। थोड़ा सा हम ब्रीफ में बात करते हैं कि ये बीमारी है क्या, तपेदिक, राइट, तपेदिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा एक बैक्टीरिया है द्वारा बीमारी होती है। इसमें क्या होता है मेजरली, क्या बॉडी पार्ट है ना वो अफेक्ट होते हैं, वो कई सारे बॉडी पार्ट है, पार्ट भी अगर अटैक अफेक्ट होता है, सांस रहते हैं हमारे लंग्स का, यानी हमारे क्या होते हैं फेफड़ों के चारों ओर जो लाइनिंग होती है हो सकते हैं, इंटेस्टाइन, आंतें होती है हमारी, इन्फेक्शन हो सकता है, स्पाइन रीढ़ में इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ ब्रेन का इन्फेक्शन और टीबी। अब बात करते हैं सामान्य लक्षण के, कॉमन सिम्टम्स क्या है। आप देखिए, आपने नॉर्मली देखा होगा टीबी बताओ ना, खांसी आती है, बलगम आता है, कफ आता है, साथ ही उन्हें कर ब्लड भी आता है, कफ विद कफ विद स्पुटम एंड ब्लड एट टाइम्स, चेस्ट में पेन होना, कमजोरी होना, वेट लॉस, वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता रहता है, और नाइट स्वेट, नाइट स्वेट, रात में पसीना आता है उस व्यक्ति को, right? हमारी, अब टीबी जो है ना, दो तरह का होता है टीबी। एक तो होता है एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग, एक्सडीआर टीबी, ड्रग खतरनाक टीबी। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्लोसिस है, क्या टीबी का प्रकार है, क्या होता है, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं वह थोड़ी दो तरह की वैक्सीन है, एक तो है हमारे आइसोनियाजिड, एम्पेसिन, को असर ही नहीं करती, मतलब इन मेडिसिन का असर ही नहीं होता, टीबी के नहीं होता है, ये हमारी कहलाती हैं फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। दो तरह की ड्रग्स हैं हमारे, वही हैं आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन। जब इनसे भी ठीक नहीं होता है व्यक्ति, तो उसका कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब एक से अधिक दवाइयों का भी उस व्यक्ति पर असर है, वो श्योर नहीं कर पा रही है। एमडीआर टीबी, जब दो दवाइयां रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड से, सेकंड लाइन मेडिसिन आती है बेडाक्विलिन, तो ठीक हो जाता है वो व्यक्ति, ठीक है। लेकिन मान लो इससे भी ठीक ना हो, इसका मतलब क्या होगा कि उस, या तो वो व्यक्ति जो है ना फुल कंज्यूम कर रहा है, या उसे डायबिटीज, या फिर वो क्या कर रहा हो, मेडिसिन प्रॉपरली टाइम पे नहीं ले रहा हो, लेवल बहुत कम हो उसका, कुपोषित हो, अंडर नरिश्ड हो, या फिर क्या कर रहा हो, बाबू देखो को कर रहा हो, इसमें क्या होगा, जो टीबी है, तो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ जाती है, और इसमें फिर क्या होता है, इसे नाम दिया जाता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, काफी सीरियस फॉर्म है टीबी का, राइट। कुछ फैक्ट्स की बात कर लें थोड़ी बहुत, हम इस बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने टारगेट सेट किया था दैट बाय द टाइम ऑफ 2025 इंडिया विल बी फ्रॉम, 2025 का लक्ष्य था, 2025 से पहले इंडिया को कर देंगे, राइट। तो अभी तक हमारा अचीव पाया है, राइट। फिगर्स की बात करें थोड़ी बहुत हम, देखिए प्रति वर्ष जो है, एवरी ईयर मोर देन 1 करोड़ पेशेंट आर आइडेंटिफाइड वर्ल्ड में, हर साल 1 करोड़ से अधिक लोग होते हैं, जैसे कितनों की डेथ होती है, 15 लाख लोग, 15 लाख लोग, वो भी उससे
की बात करें, इंडिया रिपोर्ट आई है, कहा गया है कि भारत में 22.8 लाख लोग वर्ष 2023 में लोग तो भारत में की डेथ हुई है। फिगर हमारी सही एडवांस्ड है, कहाँ तो जा रहे हैं, बट कारण बहुत सारे हैं। तो मेडिसिन टाइम पर नहीं लेते, पता है अल्कोहल कंज्यूम है, और वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है ना, का जो रेट है वो 20 टाइम्स भी बढ़ जाता है। भले आप कितनी असर होगा उसका, तो नहीं होगा। ये मना करते हैं कि अल्कोहल और लोगों का सेवन, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब टीबी को एलिमिनेट करना है, तो उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ कैंपेन चलाए गए हैं। स्टडी कर लेते हैं क्या है वो, बहुत ब्रीफ। प्रधानमंत्री मुक्त भारत अभियान, एक अभियान ये चलाया गया है। सेकंड इज नेशनल स्ट्रेटेजी प्लान, की शुरुआत की गई थी 2017 में, 2025 तक लक्ष्य था भारत को से मुक्त करना है। तपेदिक रोग उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक 17 से। फिर था कि हारेगा देश जीतेगा कैंपेन अभियान चलाया गया कि पर आएंगे मिलकर। और नेक्स्ट है निक्षय पोषण योजना, ऐसे व्यक्ति एक कुपोषित है, का रोग हुआ है, क्या होता है, 500 रुपये प्रति माह, 500 पर मंथ रहता है, जो है न्यूट्रिशन लेवल को रिच कर सकें। राइट, यहाँ तक क्लियर, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे पास, ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट हाँ उनसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये चला, ये प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, ये मिलिट्री ये कहाँ कंडक्ट हो रही। तो पहला है हमारे सामने अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सियांग नदी क्या हुआ कि रिसेंट देयर वाज अ प्रोटेस्ट इन द अरुणाचल प्रदेश, एंड प्रोटेस्ट कर लीजिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपर सियांग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज एनएचपीसी नेशनल नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी डेवलपिंग 11,000 मेगावाट प्रोजेक्ट इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन सियांग नाम का 11,000 मेगावाट। सियांग रिवर है ना, ये बात करते हैं विरोध क्यों हुआ, व्हाई इट हैज बीन अपोज्ड ऑन ग्राउंड दैट इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे क्या होगा, कई लोग विस्थापित होंगे, आदिवासी लोग विस्थापित करने पड़ेंगे, बड़ा चैलेंज आ जाएगा। उसका जो कल्चर है प्रोटेक्शन नहीं, संरक्षण नहीं हो पाएगा। कई वर्षों से, लगभग 1000 सालों से या कुछ सैकड़ों सालों से, 2 सालों से वो लोग रह रहे होंगे, विस्थापित होना पड़ेगा, लाइवलीहुड उनके जीवन यापन के लिए एक चैलेंज रहेगा। का ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो प्रोटेस्ट बाहर तो ये भी होते हैं, नहीं कि जो विरोध हो रहा है वो स्पॉन्सर्ड है, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ कि कुछ जगहों पे तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं sponsored होते हैं, चाहे वो इंडियन तरह गवर्नमेंट द्वारा हो, के द्वारा भी हो सकता है, राइट। पर सियांग प्रोजेक्ट है, इसकी बात की है, सियांग के ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, और बात कर लेते हैं कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत से निकलती है कैलाश माउंटेन, और तिब्बत में कहते हैं इसे सांगपो। लगभग 1000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद जब ये नामचा बरवा पहाड़ी है, भारत का नक्शा के नामचा बरवा से ये एक्सल बैंड नाल का आकार लेती है नदी, यहाँ तक आता है, तो इसका नाम क्या होता है, राइट। फिर यहाँ तक, फिर इसमें क्या होता है, सहायक नदियाँ, आसाम है। अब क्या होता है यहाँ तक के अंदर इसका नाम क्या रहता है, सियांग रिवर। लेकिन जैसे
ये आसाम में एंटर होती है। आसाम में इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, राइट। इसमें पहली है आंग, बांग, लोहित, बंसिरी, रिवर्स हैं, प्रोमिनेंट रिवर्स आर दी प्रोमिनेंट ऑफ दी पर ब्रह्मपुत्र। बाद में ब्रह्मपुत्र जाके आगे पद्मा, जमुना, गंगा मिलके, गंगा से मिलके पद्मा, जमुना कल की खाड़ी में जाके, राइट। यहाँ तक क्लियर। हमने बात की किसकी, अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ अभी प्रोटेस्ट हुए हैं, सॉरी अंडर्स नहीं, प्रोटेस्ट हुए हैं। एक एक्सरसाइज है लेस्टिक, लेस्टिक एक्सरसाइज 2024। ये कहाँ हो रही है, ऑर्गेनाइज इट हेल्ड इन दी स्टेट ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो देश, वहाँ पर ये कब से कब तक हो रही है, 11 से 17 जुलाई तक। इन देशों के बीच 5 सेंट्रल एशियाई देश हैं, 5 पाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, 5 जो देश सेंट्रल एशियाई देश, बिरलेस्टिक 2024 सही जो है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकी रूट और डंकी जर्नी। टर्म काफी न्यूज में था ये लिया गया है इसको, डंकी रूट है डंकी जर्नी की। मान लीजिए सिंपल मीनिंग क्या है, इलीगल जर्नी फ्रॉम अ कंट्री टू डिफरेंट नेशन। एक देश से किसी और देश की यात्रा होती है, वो इलीगल, लीगल मीन से, लीगल वे से, लीगल तरीके से, अवैध तरीके से व्यक्ति मान लीजिए एक देश को जा रहा है, फौज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है उसके पास, सेंटर ले रहा है, एंट्री कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, बोलेंगे जा रहा है डंकी रूट। रिसेंटली न्यूज में दिख रहा है, बिकॉज क्या है, ऐसा हुआ है कि राजस्थान से भी एक व्यक्ति हैं, वो इसे पकड़े गए हैं कि मतलब यहाँ से जो है एजेंट के द्वारा वो चले गए बैंक थाईलैंड, थाईलैंड से एंट्री ली, स्टेट ऑफ मलेशिया, मलेशिया के अंदर एंट्री ले, मान लो कि क्या देना दे, गारंटी नहीं होगा। अगर नेशनल है, करे किसी नागरिक, क्या करे वो पाकिस्तान, यहाँ पे है वीजा ऑन अराइवल, टर्की है अराइवल, या यहाँ चले गए ऐसे बन के जाएंगे, टूरिस्ट वीजा लेकर जाएंगे कजाकिस्तान, टर्की में, फिर यहाँ से इलीगली एंट्री लेंगे के अंदर। ऐसा ही सेम केस कहाँ हो रहा है, विद मलेशिया। एजेंट क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जो समझ नहीं पाते, बोले होते हैं, पढ़े लिखे नहीं, तो बोलते हैं कि आपको वीजा दे रहे हैं, आप जाओ और वहाँ काम करना। हो जाएंगे कहाँ तक, थाईलैंड तक। थाईलैंड और थाईलैंड मलेशिया की बॉर्डर टच है, आप जानते हैं कि थाईलैंड मलेशिया हमारा ईस्ट कोस्ट प्रोजेक्ट बाई थी, फंडेड बाई थी चाइना। दोनों देशों के मध्य कितनी 15 मिनट लगते हैं बस में जाने, बस से अगर जाएगा तो 15 मिनट में थाईलैंड से। क्या हुआ कि प्रकार से जो है एजेंट्स हैं बनाते हैं और अलग देश में जाते हैं, फिर लोग फंस जाते हैं, कहते हैं टंकी जर्नी। या यहाँ तक क्लियर सब कुछ, आई होप आपको क्लियरली समझ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नेटो सेक्रेटरी जनरल। नेटो हम क्यों पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक स्थापना हुई अप्रैल 90 बना था, नॉर्थ अटलांटिक, देयर आर 30 नए कौन से नेटो ग्रुप को ज्वाइन करने वाले
अब क्या हो रहा है कि 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं इसकी, यहाँ पर नेटो की मना रहे हैं, सेलिब्रेटेड वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी इज वॉशिंगटन ऑफ कोलंबिया। तो इसमें क्या है, दो दो डीसी वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन स्टेट है, ये कहाँ पड़ता है लिस्ट में, राइट। ये वॉशिंगटन डीसी पड़ता है हमारे बस के शहर है कोलंबिया। वहाँ जो है 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है किसकी, नेटो की। बात करें कि वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है, महासचिव सोलनबर्ग, जो कहाँ से है, नाम जरूर याद रखिएगा आपकी, नेट महासचिव कौन है, सोलनबर्ग, राइट। अब ये एक सेक्शन है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, सेक्शन 124 अभी रिसेंट है, because the Supreme Court of India has ruled that Muslim woman is entitled to maintenance from her husband। क्या हुआ कि कपल है, तलाक लिया, तलाक तो ले लिया, तलाक लिया उसके बाद महिला ने डिमांड की मुझे कंपनसेशन मिले, आगे कोर्ट ने क्या, 1,000 रुपए का भरण पोषण को देना पड़ेगा। अब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि व्यक्ति ने इसे डिनाई कर दिया कि मैं ऐसे कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, केस ऑफ मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, दैट also entitled for under the section 125 CRPC, in addition to right Muslim protection of rights divorce का एक एक्ट है, women protection of rights on divorce, महिलाएं हैं, तलाक के संरक्षण है, प्रावधान है। ऑनरेबल सुप्रीम को जो कंपनसेशन मिले कहाँ से तो मिलेगा, बट इसके साथ साथ कहाँ से मिल सकता है, आरपीसी, आरपीसी, राइट। मोर देन, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है डेवलपमेंट के द्वारा, आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं गाँव से जुड़ा हुआ है ये नाम, नाम तो नाम से ही पता लग सकते हैं, इसका मतलब है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर, इलेक्ट्रिक, ग्रामीण क्षेत्र जमी है तो अगर ट्रांसपोर्टेशन परिवहन करना है तरीके से खुले में, इलेक्ट्रिक का मतलब ये भारत सरकार का मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय MOU किया है, स्वतः पत्र हस्ताक्षर किया के साथ, कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज CSL, साथ का काम, बेसिक काम क्या होगा, ऐसी महिलाएं किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे विल बी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक बाइसिकल, इलेक्ट्रिक बाइसिकल यानी साइकिल ली जाएगी जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या हो, किसानों को सशक्तिकरण हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, किसी पर निर्भर न रहना पड़े। मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, महिलाएं इकट्ठे कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, दैट दे विल कंस्ट्रक्ट अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मान लो कि उत्पाद बनाया, उस सेलिंग, उस सेल करनी, मार्केटिंग प्रमोट करना है, वो किसी और पर डिपेंडेंट ना रहे। अगर मान लो कि रिमोट एरिया है, वहां अगर उन्हें उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी तो क्या वहां जाना पॉसिबल होगा, जहाँ बसेस होगा, इलेक्ट्रिक बाइसिकल काम आ जाएगी। एंड लास्ट माइल मोबिलिटी कंसेशन, यही बात हमने, ऐसा ऐसी जगह है जहाँ उन्हें उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना हो, बेचना हो, मार्केटिंग करनी हो, टारगेटेड ऑडियंस हो, वहां तक कैसे पहुंचे, इसलिए महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स, राइट। आई होप कि आपको सारा कुछ जो कंटेंट है होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी।
आज की हमारी क्लास जो है वो हमारे पास यही कंटेंट था आज के लिए। आज इतनी न्यूज़ भी नहीं थी, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्या क्या हो सकता था, पढ़ा है नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा। हमारी क्लास को ही विराम देते हैं आज। कल मिलते हैं आपसे, साथ की आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए सो मच। नेक्स्ट क्लास में।